पुलिस के इंस्पेक्टर अशोक कुमार अपने 6 साथियों के साथ मौजूद थे। रैम्बो को अपने पूरे दस्ते के साथ आता देख वीरप्पन पहले ही आने वाले खतरे को भांप गया था। साथ ही उसने दूर से रैम्बो को बस की आगे की सीट पर बैठे हुए देख लिया था। जैसे ही पुलिस का दस्ता एक निर्धारित जगह पर पहुंचा, वीरप्पन के गैंग के सदस्य साइमन ने बारूदी सुरंगों से जुड़ी हुई 12 बोल्ट बैटरी के तार आपस में जोड़ दिए। तभी एक भयंकर धमाका हुआ और बस कई फीट तक हवा में उछल गई, जिससे मौके पर ही 22 पुलिस वालों की मौत हो गई। एसपी गोपालकृष्णन को भी इस ब्लास्ट में काफी गंभीर चोटें आई थीं। वीरप्पन ने इस ब्लास्ट के बाद पुलिस को एक मैसेज भी भेजा कि कोई भी अधिकारी यदि उसे पकड़ने की कोशिश करेगा तो उसका यही अंजाम होगा। वीरप्पन का सबसे हाई प्रोफाइल अपराध कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता राजकुमार का अपहरण था। 30 जुलाई 2000 को वीरप्पन और उसके आदमियों ने तमिलनाडु के गोपालस्वामी बेट्टा में राजकुमार के फार्म हाउस पर हमला कर दिया। जब राजकुमार वहां नए मकान की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने आया था, वीरप्पन ने राजकुमार के साथ 3 अन्य लोगों को भी बंधक बनाया था। वीरप्पन ने उनकी रिहाई के बदले सरकार से पैसे की डिमांड रखी थी। यही नहीं, वीरप्पन ने राजकुमार को 108 दिनों तक बंधक बनाकर रखा और इस दौरान वह राजकुमार और उसके साथियों को अपने साथ जंगल में घुमाते रहता था। आखिरकार जब कर्नाटक सरकार और राजकुमार के परिवार वालों ने वीरप्पन से बातचीत की, तब कहीं जाकर उसने राजकुमार और उसके साथियों की रिहाई की। वीरप्पन यहीं नहीं रुका। 24 अगस्त 2002 को वीरप्पन ने कर्नाटक सरकार में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग मंत्री रहे एच नागप्पा का चामराजनगर से अपहरण कर लिया। नागप्पा दक्षिण कर्नाटक के शिवमोगा जिले के रहने वाले थे और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता काफी अधिक थी। नागप्पा ने चंदन तस्करी और अन्य जंगल माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिससे वीरप्पन उनसे काफी नाराज था। नागप्पा अपने घर पर थे जब वीरप्पन और उसके गिरोह ने उन पर हमला किया और उन्हें जंगलों में ले गए। वीरप्पन ने नागप्पा को छोड़ने के बदले सरकार से फिरौती और अपने गिरोह के सदस्यों की रिहाई की मांग की। नागप्पा को निशाना बनाने के पीछे वीरप्पन का मकसद कर्नाटक सरकार को बैकफुट पर धकेलना था, ताकि सरकार उसकी शर्तें मानने पर मजबूर हो जाए। वीरप्पन को यह भी लगता था कि नागप्पा जैसे नेता उसके चंदन तस्करी के धंधे को चौपट कर सकते हैं। हालांकि नागप्पा के अपहरण के बाद सरकार और वीरप्पन के बीच बातचीत असफल रही। कर्नाटक सरकार ने वीरप्पन की मांगें पूरी करने से मना कर दिया। आखिरकार अपहरण के लगभग 100 दिन बाद 8 दिसंबर 2002 को नागप्पा का शव तमिलनाडु के जंगलों में पाया गया। उनके शरीर पर कई गोलियों के निशान थे। नागप्पा की मौत से कर्नाटक सरकार पूरी तरह से हिल गई थी। उनके लिए वीरप्पन मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में आ चुका था, क्योंकि वीरप्पन के हाथ अब बड़े बड़े नेताओं तक भी पहुंच गए थे। ऐसे में उसे मार गिराना पुलिस के लिए बहुत जरूरी हो गया था। नागप्पा की मौत के बाद पुलिस अधिकारियों ने मिलकर एक बड़ा कदम उठाया। इस बार उन्होंने वीरप्पन को पकड़ने के लिए उसकी कमजोरियों पर काम करना शुरू किया। उन्होंने उसे जंगल में नहीं बल्कि जंगल से बाहर मारने का प्लान बनाया। साल 2004 में तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स के चीफ के विजय कुमार ने इस सीक्रेट ऑपरेशन पर काम करना शुरू कर दिया। इसमें आधुनिक तकनीक, स्थानीय मुखबिरों की मदद और जंगल में रहने वाले ग्रामीणों को शामिल किया गया। उन्होंने वीरप्पन की गैंग में अपने कुछ आदमी भी शामिल करवा दिए थे। आखिर कई दिनों के लंबे इंतजार के बाद एक मुखबिर ने पुलिस को जानकारी दी कि वीरप्पन और उसके आदमी सत्यमंगलम जंगल यानी तमिलनाडु कर्नाटक की बॉर्डर पर एक्टिव हैं। उन्हें यह भी पता चला कि वीरप्पन की सेहत अचानक से बिगड़ने लगी है और उसकी आंखों में गंभीर संक्रमण हो गया है। जब स्पेशल टास्क फोर्स ने अपने मुखबिरों से थोड़ी और जानकारी जुटाई तो उन्हें पता चला कि वीरप्पन को मोतियाबिंद की बीमारी हो गई थी और उसे साफ साफ दिखाई भी नहीं देता था। वीरप्पन अपने मोतियाबिंद का इलाज जल्द से जल्द करवाना चाहता था और वह कुछ दिनों के अंदर ही जंगल से बाहर स्थित सालेम अस्पताल भी जाने वाला था। स्पेशल टास्क फोर्स के पास वीरप्पन को पकड़ने का यह सबसे बड़ा मौका था। जब एसटीएफ के पास यह सटीक जानकारी पहुंच गई कि वीरप्पन कुछ ही दिनों में जंगल से बाहर आने वाला है, तो एसटीएफ चीफ विजय कुमार